अस्सलाम वालेकुम यान साहब, कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप तशरीफ़ लाए और आज आपने मौका दिया। सबसे पहले तो आपको माशाल्लाह मुबारक हो कि आप अभी उम्रे से होके आए। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने इस कंपनी का आगाज़ कैसे किया? 1982 से हमने काम का आगाज़ किया था। उस वक़्त जो है ऑटोमोटिव में जो है ना लोकलाइज़ेशन हो रही थी, तो हमने जो है ना देखा कि भई इसमें गुंजाइश है, तो ये काम हमने शुरू कर दिया और आहिस्ता-आहिस्ता लोकलाइज़ेशन बढ़ती गई जिसे कहते हैं। अच्छा, आप ऑटो पार्ट्स बनाने के लिए कौन-सी मशीनरी और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं? ये पहले कन्वेंशनल लैथों वगैरह इस्तेमाल होती थी, अब सब सीएनसी पे कन्वर्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हम 8-10 साल हो गए कन्वेंशनल लैथ से निकल के सीएनसी में चले गए हैं। आपका सबसे ज़्यादा डिमांड वाला प्रोडक्ट कौन-सा है? मोटरसाइकिल के डिफरेंट पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा डिमांड जो है इसकी भी है। पाइप हेड है, ये सेंट्रल क्लच है। तकरीबन पोटेशन के हिसाब से सभी बराबरी की जितनी गाड़ी बनती है उनसे हिसाब से सारे पार्ट हमारे। अच्छा, आपका माशाल्लाह कंपनी का सालाना टर्नओवर और टीम साइज़ क्या है? एसएमई में जो है हमारा एम से मुराद होती है तकरीबन 150 मिलियन से लेके 800 मिलियन। तो नियर अबाउट हम 800 से तो ज़रा पीछे हैं, लेकिन करीब तरीन होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम कैसा है? क्या आईएसओ या कोई और सर्टिफिकेशन वगैरह मौजूद है? आईएसओ है हमारे पास। और होंडा मोटरसाइकिल की ये खूबी है कि वो हमें डिफरेंट टाइमिंग में जो है ना कोशिश कराते रहते हैं, हमारी टीम को भी, और उससे हमारा क्वालिटी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो उसमें हमें सपोर्ट भी करते हैं। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? क्या आप इंपोर्ट करते हैं या फिर कोई लोकल सोर्सेज हैं? सारी लोकल सोर्सेज हैं, आईएल है और पीपल स्टील है, और लाहौर में रोलिंग मिल है, वहाँ से चीज़ें आती हैं, यानी इंपोर्ट नहीं है हमारे पार्ट की। कोई भी जो ऑटो पार्ट आपका होता है उसकी कॉस्ट और प्राइसिंग आप लोग किस तरीके से तय करते हैं? जी, कॉस्ट और प्राइसिंग को इस तरह से रखते हैं कि जब कॉम्पिटिटर हमारे पार्ट्स को डेवलप करने की पोजीशन लेता है तो उसको इन्वेस्टमेंट और मार्जिन और प्रॉफिट इतना नहीं नज़र आता, और हम भी बहुत नॉमिनल पे काम कर रहे हैं। इस वक्त बाइक की मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? महंगाई या फिर इलेक्ट्रिक बाइक का रुझान? महंगाई है, क्योंकि पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है, गाड़ी मोटरसाइकिल भी बहुत महंगी हुई है, कीमत बहुत ज़्यादा है और वो ख़रीद नहीं पा रहा है। इलेक्ट्रिक बाइक के आने से आपकी इंडस्ट्रीज़ पे क्या असरात मरतब हुए? ओवरनाइट तो तब्दीली नहीं आएगी, बहुत यानी उसका भी एक क्वेश्चन है, जो मेरा हाल अभी 3-4% से आगे नहीं गया है। और जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे मोटरसाइकिल, होंडा मोटरसाइकिल भी इलेक्ट्रिक बाइक बनाएगी, तो हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे पार्ट बनाने में। अगले 3 से 5 साल में आपकी कंपनी का प्लान क्या है? 2026 में हमने एक मतलब पार्ट जो है जापान भेजा है, और उसकी क्वार्टरली जो है ना हमें ऑर्डर मिल गया है, और हम अब उसको सालाना बेसिस पे क्वार्टरली देंगे इंशाल्लाह, और वो सिलसिला शुरू हो चुका है। बस ऑटोमोटिव के लिए पिछले 35 साल से काम कर रहे थे, अब हमें डिफेंस की तरफ भी जाना है, तो हम डिफेंस के पार्ट्स के लिए हैवी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गए थे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम वहाँ मैन्युफैक्चरिंग के उनकी खिदमत देंगे अपनी। अभी तक तो हम मशीनिंग का काम कर रहे हैं, शीट मेटल कर रहे हैं। अब हमारा प्लान ये है कि एल्युमिनियम के भी पार्ट हम बनाएं, तो एल्युमिनियम कास्टिंग की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि अगले 1-2 महीने में। आपके ख्याल में पाकिस्तान में ऑटो पार्ट इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए हुकूमत से क्या सपोर्ट चाहिए? एसएमई को सब्सिडाइज लोन दे और लॉन्ग टर्म लोन दे, जिसमें लीजिंग पे मशीनरी दे, और मकसद मॉडर्नाइजेशन के लिए ट्रेनिंग कराए, जहाँ भी यानी बाहर ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पर कंपनी के लोगों को भेजे, और इस तरह से जो है ऑटो इंडस्ट्री में लोकलाइजेशन हो जाएगी। कोई अब तक जो ऑटो इंडस्ट्री में लोगों ने काम किया है तो करके दिखाया है, अगर उन्हें मौका दिया गया तो किया है सबने। एक आम आदमी ओरिजिनल और डुप्लीकेट पार्ट में किस तरीके से फ़र्क करे? बस ये समझें कि जैसे ये जीनियन पार्ट है, इसका अगर वज़न 250 ग्राम है, नॉन जीनियन जब भी बनाएगा तो 250 ग्राम तो नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे प्राइस कम भी रखना होता है। तो उसका वज़न आदमी नॉर्मल देख ले, एक साइड पे जीनियन रखे, दूसरी साइड पे नॉन जीनियन, तो नॉन जीनियन का वेट कम होगा। यानी चाहे कोई भी पार्ट हो, प्लास्टिक हो, रबड़ हो, क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो वो ऐसा होता है। एक दिन में कितने पार्ट्स बनते हैं और सबसे ज़्यादा ऑर्डर कब आता है? देहात वगैरह में है, वहाँ लोगों के पास पैसे आते हैं तो वो मोटरसाइकिलें ख़रीदते हैं, तो हमारी मोटरसाइकिल की सेल होती है। ख़ास तौर पे मई में भी ज़्यादा है, अप्रैल में भी है, मार्च में भी है, क्योंकि गंदम की कटाई शुरू हो जाती है, और फिर इसके बाद कपास है, फिर गन्ना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, और राइस है। तो ये फसलों से इसका ताल्लुक़ नज़र आता है हमें। तो चाइना के सस्ते पार्ट्स ने आपके बिज़नेस को कैसे मुतासिर किया? लोकल मार्केट में लोग ले लेते हैं, उसकी वजह से मतलब फिर बाद में परेशान होते हैं कि यार ये ख़राब हो गया। ख़राब पार्ट होता है तो उसको टेस्ट करने का तरीका आपके यहाँ क्या है? हमारे पास जब पार्ट बन रहा होता है ना, तो हर स्टेशन पे एक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, वो स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करता है तो आगे जाता है, फिर उससे और आगे जाता है। तो इस तरह से हमारे पास तो तकरीबन
0.1% ही है, ज़ीरो जिसे कहते हैं। अच्छा, एक आम बंदा बाइक की मेंटेनेंस पर हज़ारों रुपए सालाना खर्च कर देता है। आपकी नज़र में कोई ऐसी 3 टिप्स जिससे उन पार्ट्स की लाइफ बढ़ जाए? जैसे नॉर्मली इंजन में ही काम निकलता है जो कि बहुत महंगा होता है। गाड़ी का स्टैंडर्ड है कि 1000 किलोमीटर पे उसका ऑयल चेंज करें, तो कोशिश करें कि 1000 से पहले कर लें, यानी 900 पे कर लें और इसको बड़ा मेंटेन रखें और अच्छा ऑयल यूज़ करें। दूसरी ये कि हर हफ्ते या 15 दिन में जब सर्विस कराए तो सर्विस के बाद उसकी ऑयलिंग वगैरह भी करें, जिससे ज़ंग वगैरह ना लगे, तो गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है। आपके यहाँ जो पार्ट्स बन रहे हैं वो जापानी क्वालिटी के ही बन रहे हैं? बिल्कुल उसके 100% है। जब हमें पार्ट मिलता है तो ये जापान जाता है, जापान में क्वालिफाई करता है, फिर वहाँ से बनना बंद होता है और हमारे यहाँ शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं। तो एज़ पर स्टैंडर्ड यही है। हालिया अरसे में पाकिस्तान से कई इंडस्ट्रीज़ छोड़ के जा चुकी हैं। इसकी क्या वजूहत है? जो इंटरनेशनल तो हैं, जो बड़ी कंपनी गई हैं, जो छोटे लोग जाते हैं उसकी वजह ये थे कि वो इतना गेन कर लेते हैं। अब वो महसूस करते हैं कि यार अब हम बाहर चलें, वहीं रहें। तो एक तो ये है स्टैंडर्ड। दूसरे ये कि कुछ लोग ऐसी इंडस्ट्री लगा लेते हैं जिसकी उनकी तालीम नहीं होती और फिर उनको ऑर्डर आते हैं तो परेशान होते हैं, फिर वो बेच-बाच के चले जा रहे होते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम है कि टेक्सटाइल के जो लोग हैं वो टेक्सटाइल लगाई है, या हम लोग हैं मैकेनिकल में, हमारा जो तालीम है तो हम मैकेनिकल से वाबस्ता है, तो हम तो कहीं नहीं भाग रहे हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ के मसाइल हैं, आपकी नज़र में उसका क्या हाल है? सेक्टरी इंडस्ट्री जो है ना वो तो ठीक है एक मकसद, लेकिन इंडस्ट्री के जो सेक्टरी हो ना वो टेक्निकल साइड से होने चाहिए, इंजीनियरिंग साइड से होने चाहिए, और ऐसे ही वज़ीर भी इंजीनियरिंग साइड से होने चाहिए, ताकि दोनों मिलके जब कोई पॉलिसी बनाएं और ख़ुद फील्ड में आएँ, देखें, समझते हों, तो बेहतर है मेरी नज़र में। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन और इंडस्ट्रीज़ वगैरह के हवाले से क्या इक़दाम कर रही है? भाई लोकल बॉडीज़ ने जो है ना, परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बाद से कोई पैसे मिले नहीं हैं, और अब उम्मीद है, सुना है कि 2026 के एंड या अभी इस क्वार्टर में शायद पैसे मिल जाएँ। तो अगर पैसे मिल जाएंगे तो नॉर्थ कराची एसोसिएशन काम करा देगी। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सिंध पुलिस नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में क्या इक़दाम कर रही है? 1-2 सालों से तो बेहतर हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर जो है ख़ास तौर पे कराची का बेहतर हुआ है, और ज़ाहिर है लॉ एंड ऑर्डर तो हर दौर में एक मसला रहा ही है, लेकिन मौजूदा करंट इसको बेहतर समझ सकते हैं। अच्छा, वो नौजवान जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? जो हमारी फील्ड में आना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें किसी टेक्निकल इदारे से जाके अपनी ट्रेनिंग लें और वहाँ पर कोई कोर्सेज़ वगैरह करें और फिर इस फील्ड में आएँ, तो कामयाबी के 100% चांसेस हैं। और अगर टेक्निकल उनके पास हाव-नाव नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होता है, जिसे कहते हैं।